तो ये अब आपके पवनदूती कविता के प्रश्नोत्तर शुरू हो जाएंगे। तो मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। तो आप देखिए जो ये क्वेश्चन है कितनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है और साथ में ये 2 तरह से पूछा गया है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज कराती रहूँगी। मेरे से जैसा हुआ मैंने वैसा कर दिया। मैं बुक में नहीं लिख पाई क्योंकि मैंने बताया था आपको मेरी तबीयत पहले ही ख़राब है। तो और आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। आपका जो कमेंट है वही मेरे को मोटिवेशन देता है आगे काम करने के लिए, नहीं तो फिर मैं काम नहीं कर पाती। तो आपको लाइक तो वीडियो करनी ही है और कमेंट तो करना ही है। तो मैं बता रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कविता के वे सारे मैं आपको करवा दूँगी। तो आप ध्यान से सुनना। पहले मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, फिर लास्ट में कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, पवनदूती काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है कि पवनदूती काव्य में राधा की लोक मंगल की भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो जो पवनदूती काव्य में है इसमें हमें क्या संदेश मिलता है, तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट वाइज करवा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनना और मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूँगी ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो और इजी से आप सुन सको। जो पवनदूती काव्य है वो आधुनिक हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय परवास का छठा सर्ग मतलब पार्ट है। इसको श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रचा है। इस जो कविता इसमें क्या बताया है, जो राधा है वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम का संदेश पहुंचाने के लिए पवन को दूती बनाकर भेज देती है। जो काव्य है इसमें क्या क्या संदेश दिया गया है, तो पहले तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है श्री कृष्ण के प्रति राधा की अन्य प्रेम का चित्रण। श्री कृष्ण के प्रति जो राधा के प्रेम का चित्रण किया गया वह राधा और कृष्ण का व्यक्तिगत मुद्दा है। राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यक्त किया है वह भारतीय समाज की संस्कृति में न केवल अनुकूल अपितु प्रेम भाव है तथा मर्यादा, नैतिकता और वफादारी जैसे गुणों की भावनाओं को भी सम्मिलित किया है। इसमें जो श्री कृष्ण के प्रति जो राधा का जो प्रेम है उसमें मर्यादा का भी दिखाया गया है कि हमारे समाज में मर्यादा होनी चाहिए, नैतिकता का भी इसमें हमें पता चलता है और वफादारी भी एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए। जबकि जो अब के जो हस्बैंड्स वाइफ है, पति पत्नियां, उनके बीच में मनमुटाव, अलगाव, वैचारिक भिन्नता होती है। तो हमें इस तरह जो कविता पढ़ते हैं तो हमें जब प्रेम है उसके बारे में पता चलता है कि किस तरह जो राधा और श्री कृष्ण आपस में प्रेम करते थे तो हमें किस तरह रहना चाहिए प्रेम भाव से। तो इसमें पहला भी दिया गया है जिसको अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो अच्छा रहेगा और किसी को याद नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं, आप 1-2 लाइन भी लिख सकते हो और बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। जो सेकंड पॉइंट है वो है मानवीय प्रेम। जो इसमें है इस जो कविता उसमें मानवीय प्रेम का भी चित्रण किया गया है। इसमें जो राधा है वो श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है। वह अपना जो प्रेम का संदेश है वो श्री कृष्ण के पास भेजने के लिए जो पवन है उसको दूत बनाती है। लेकिन जो राधा है वो पवन को बीच बीच में निर्देश देती रहती है और जिससे हमें उसकी राधा की मानवीय भावनाओं का चलता है या प्रकट होती है। जैसे कि जो राधा है वो कहती है कि तुम्हें अगर रास्ते में कोई ऐसी महिला दिखाई दे जो शर्म से थकी हुई है तो तुम अपनी हवाओं के जरिए उसकी थकान को दूर करना। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो राधा है वो दूसरों से प्रेम करती है, दूसरों के जो दुख हैं उनको कम करने की बात कहती है। वो मानव प्रेम के समक्ष पवन से अपने दुखों को भी भूल जाने की बात कहती है। जो राधा है वो दूसरों के प्रति बहुत प्रेम रखती है। वो एक पैरे में बताती भी है कि अगर पवन से कि अगर तुम्हें कोई किसान की बेटी खेत में काम करती दिखाई दे तो तुम उसके जो खेत या बादल सिर के ऊपर बादल ला देना ताकि उसे ठंडक शीतलता प्रदान हो सके। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो राधा है वो मानवीय लोगों से प्रेम करती है और अपने दुखों को भूलकर लोगों के दुखों में अत्यधिक सम्मिलित होती है। मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठा होवे खोना सारा कुछ। तो इस तरह आप ये पहरा भी लिख सकते हो जिससे और इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है धार्मिक सौहार्द का संदेश। जो हरिऔध सिंह ने जो
पवनदूती प्रसंग में धार्मिक सौहार्द का भी संदेश दिया है। जो राधा द्वारा पवन को दिए जाने वाले निर्देश से पता चलता है, उसमें वह कहती है कि मथुरा पहुँचे, अगर जब पवन मथुरा पहुँचे तो पूजा के समय जो मथुरा के मंदिरों में अवश्य जाए और वहाँ के जो मधुर वाद्य यंत्र और संगीत बज रहे होंगे उनमें अत्यधिक मिठास प्रदान करे। इस तरह आप ये पहरा पढ़कर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति का संदेश। जिस समय इस महाकाव्य की रचना हुई थी उस समय जो भारत है वो गुलाम था, इसीलिए कवियों ने अपने जो पात्र है उसमें बलशालिता के माध्यम से शक्ति का संदेश दिया है। तो इसमें जो श्री कृष्ण है वो नायक की भूमिका निभाते हैं। तो श्री कृष्ण की शक्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि राजा के शक्तिशाली होने पर जो कोई भी शत्रु है वो जो बुरी बात है वो नहीं करता। तो इसमें आपने ये पैरा मैंने पढ़ाया भी था कि जब श्री कृष्ण बैठे होंगे, जो शांत और सभ्य लोग बैठे होंगे और मर्यादा का उन्हें पूरा का पूरा ध्यान होगा, कोई उनसे बुरी बात नहीं कह सकता, क्योंकि पूरा का पूरा शाम का आतंक होगा उनके हृदय में। 5 पॉइंट है मीठी वाणी बोलने का संदेश। जो उपाध्याय जी हैं उसने अपने जो कविता है उसके माध्यम से बताया कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। श्री कृष्ण जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण की मीठी वाणी के चित्रण को भी स्पष्ट करती हैं, जो हमें इस पहरे से पता चलता है। और 6 पॉइंट है विश्व प्रेमी व सेवा भावना। जो राधा के मन में है वो विश्व के सभी व्यक्तियों से प्यार करती है, जो मैंने पहले ही बताया है, वो सभी का भला चाहती है, उसके अंदर सेवा भावना है। वो अपने दुखों को भूलकर लोगों के जो दुख है उनमें सम्मिलित होती है। जैसे राधा पवन को कहती भी है कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी ऐसी स्त्री दिखाई दे जिसके कपड़े जो लज्जाशील हो, तो तुम उसके जो अपने हवाओं के जरिए हैं उसके कपड़े खराब मत करना। और अगर कोई स्त्री तुम्हें या कोई व्यक्ति तुम्हें थका हुआ दिखाई दे तो तुम अपने हवाओं के जरिए उसकी थकान है उसको मिटाना। तो इस तरह हमें राधा के मन में विश्व प्रेम और सेवा की भावनाओं का भी पता चलता है। तो इस तरह जब पवनदूती प्रसंग में राधा के कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रसंग नहीं अपितु व्यक्तित्व प्रेम, धार्मिक सौहार्द, शक्ति तथा मीठी वाणी बोलने का संदेश, विश्व प्रेम और भावनाओं का संदेश भी दिया गया। तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होंगे ये बहुत मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इम्पोर्टेंट होंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वे थोड़े इम्पोर्टेंट कम होंगे। तो इनको ज़्यादा गौर से सुनना, पेपर में इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। जो काव्यों के जो भाव का संबंध है उसकी आत्मा से, मतलब कि उसके उद्देश्य क्या है, काव्य का शिक्षा क्या, नीति क्या, संदेश क्या आदि से होता है। वहीं जो भाषा शैली है उसका संबंध शरीर से होता है, मतलब कि भाषा कैसी है, शब्द कैसे प्रयोग किए, काव्य का गुण क्या है, शब्द शक्ति कैसी है, अलंकार कौन से है, रस कौन से, छंद कौन से आदि से होता है। तो अब हम पढ़ेंगे पवनदूती कविता है उसकी भाषा शैली क्या। ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लेना, नहीं तो रट्टा मत मारना, आगे जो बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है भाषा और शब्दावली। जो पवनदूती प्रसंग में जो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसकी जो भाषा सरल, सहज, सरस और भावों के अनुकूल है और पात्रों के अनुकूल है। भाषा में जो संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, हालांकि जबकि कई तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया, मतलब कि तद्भव शब्द है उनका भी अभाव नहीं है। शब्द बिल्कुल सरल हैं जो समझ सकते हैं, कुछ शब्दों में समास भी रचे गए हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है अगर आप करना चाहें तो। सेकंड पॉइंट है काव्य गुण। जो पवनदूती जो कविता है इसमें प्रसाद गुण सर्वत्र है, परंतु जब प्रधानता है वो माधुर्य गुण की है।
चूँकि नायिका के करुणा विरह से भरा हुआ है, जो पूरा जो कविता है वो नायिका की करुणा मतलब कि विरह से भरा हुआ है, तो इसीलिए रस जो इस कविता में है वो रस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। काव्यिक गुणों का कवि ने बड़ी सरलता और स्वाभाविकता से बिल्कुल सहज और सरल तरीके से प्रयोग किया है। शब्द शक्ति, जो कवि ने मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग किया है। जिस तरह बिगड़ी बात मेरी बना दे भाषा का प्रयोग में लक्षणीयता का समावेश है, और कहीं कहीं प्रतीकात्मक रूप से राधा के प्रेम का भी वर्णन किया है। जैसे यूं देना ए पवन बतला दे, फूल सी एक बाला, मलना हो कमल पग को चूमना चाहती। फोर्थ पॉइंट है अलंकार। पवनदूती जो कविता है इसमें अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें अनुप्रास और कई प्रकार के अलंकार हैं, उनका प्रयोग किया गया है। पांचवा पॉइंट है रस। पवनदूती जो कविता है उसमें विरह काव्य है, अतः इसमें जो वियोग श्रृंगार है उसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इस रस का आलंबन है वो राधिका है, और यह वियोग श्रृंगार प्रवास वियोग श्रृंगार का उत्सक है। मतलब कि इसमें जो जिस रस का प्रयोग किया गया है उसमें जब श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं तो राधा जब विरह में तड़पती रहती है तब की कहानी इस जो कविता में दिखाई गई है, तो इसीलिए इसमें जो वियोग रस है उसकी प्रधानता हमें मिलती है। छठा है पवनदूती कविता में है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, जो एक स्वर्ण व्यापक छंद है, वर्णिक छंद है। इसमें 17 वर्ण और 27 मात्राएं होती है। इसका जो निर्माण है वो मग्न भग्न नगण तगण और अंत में 2 गुरुओं के मेल से होता है, जो इस प्रकार है। पर ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लेना कि इसमें कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है भाषा शैली में। तो अब 7वां पॉइंट है शैली। जो पवनदूती प्रसंग में 2 मुख्य शैली हैं, वर्णनात्मक और संबोधन। जो प्रसंग के प्रारंभ में जहाँ कवि स्वयं विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, मतलब कि जब स्वयं जैसे कि राधा को बताता है तो वो वर्णनात्मक है, लेकिन जब राधा है वो पवन को संबोधित करके कृष्ण को संदेश देने के लिए आग्रह करती है। मतलब कि जब राधा है वो पवन को संबोधित करती है, वो सभी बातें संबोधन शैली में आती है, और जब कवि है वो सीधे कहता है तो वो है वर्णनात्मक शैली। इस प्रकार जो पवनदूती प्रसंग में है साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें जो भाषा है वो भावानुकूल है, प्रसन्नानुकूल है, काव्य गुण है, शब्द शक्तियाँ हैं, रस है, अलंकार, छंद और शैलियों का युक्त प्रयोग किया गया है, जो मैंने आपको करा दिया। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तीसरा क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है पवनदूती प्रसंग के आधार पर राधिका का चरित्र चित्रण। जो पवनदूती कविता है वो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है, जो प्रिय प्रवास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें जो कृष्ण और राधा के बारे में बताया गया है कि जब कृष्ण है मथुरा चले जाते हैं कंस को मारने के लिए और लौट कर नहीं आते हैं, तो राधा किस तरह श्री कृष्ण के प्रेम की विरह व्यथा में पवन को श्री कृष्ण के पास अपना प्रेम का संदेशा भेजने के लिए भेजती है। तो इसमें जो राधा का जो चरित्र चित्रण है वो पता चलता है। तो फर्स्ट पॉइंट है विरह व्यग्रता। प्रसंग के आधार पर जो राधा के चरित्र की जो प्रथम विशेषता उभर कर आती है कि वह श्री कृष्ण के विरह में विगत है। जब श्री कृष्ण कंस के बुलावे मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वे लौट कर नहीं आते और न ही उनका कोई संदेशा आता है, तो जो उनकी प्रेमिका राधा है वो घर में उदास और रोते हुए रहती है पूरा दिन, और उसे प्रकृति को जो सुख देने वाली या अच्छी लगने वाली जो चीज़ें होती है राधा को वो भी अच्छी नहीं लगती हैं, वो जो इस प्रकार पहरे में भी बताई गई है। अतः जो राधा को जो शीतल रूपी जो हवाएं हैं वो भी कष्ट प्रदान करने लगी हैं। पॉइंट नंबर 2, कृष्ण की एक निष्ठ प्रेमी। बेशक जो श्री कृष्ण है वो राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और उनका समाचार नहीं आया, फिर भी जो राधा है, राधा के मन में जो श्री कृष्ण का प्रेम है वो एकाकी है और उनके प्रेम में है वो बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इसीलिए जो राधा है वो पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपने प्रेम का संदेशा भेजने के लिए कहती है और
रूप सौंदर्य का भी बखान करती है और उनकी महिमा का भी बखान करती है, जो इस प्रकार पहले में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है बुद्धिमत्ता। जो कविता के आधार पर हम कह सकते हैं जो राधा है एक बुद्धिमती युवती थी, क्योंकि वह अपनी बुद्धि का परिचय पवन को अपना दूत बनाकर देती है, कि पवन कि जब पवन है, पवन को समझाती है कि वो उसका दूत बनकर श्री कृष्ण के पास उसका प्रेम का संदेशा लेकर जाए, और साथ में वो किस तरह देना है उसके लिए जो राधा है वो सलाह देती रहती है, और किस तरह श्री कृष्ण के सामने निवेदन करना है वो भी समझाती है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति है, अगर उससे इतनी कंडीशन दी जाए या इतना कहा जाए तो वो मना कर देगा। लेकिन इससे हमें राधा की बुद्धिमत्ता का पता चलता है कि वो पवन अपना प्रेम का संदेशा भेजने के लिए पवन को मना भी लेती है, तथा साथ में अपनी कुछ हिदायत भी देती रहती है और दिशा निर्देश देती रहती है, तथा उसे बताती रहती है कि उसे किस प्रकार श्री कृष्ण के सामने है वो व्यवहार करना है। चौथा पॉइंट है परहितकारी या मानवीय। हम कह सकते हैं कि जो राधा है वह परहितकारी और मानवीय स्वभाव है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती। वो पवन से भी कहती है कि वो धीमी कि जब कोई श्रमिक है वो श्रम करके थक चुका हो तो पवन है वो अपनी ठंडी ठंडी हवाओं के जरिए उस श्रमिक की थकान को दूर करे। और अगर कोई रोगी दिखाई दे तो बेशक उसके जो दुख है उसको भुलाकर उसे शांति प्रदान करे। अगर कोई कृषक की बालिका या लड़की धूप में खड़ी दिखाई दे तो उसे शीतलता प्रदान करे। तो इस तरह हमें पता चलता है कि जो राधा है वो मानवीय प्रेमी है। आप इस पहरे के जरिए भी कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है प्रकृति प्रेमी। पवनदूती कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राधा है वो प्रकृति प्रेमी भी है। वह अपने प्रकृति प्रेमी के कारण ही वह नहीं चाहती कि पवन अपनी तीव्रता के साथ श्री कृष्ण के पास जाए और पेड़ पौधे और पक्षियों का कोई भी नुकसान हो। वह चाहती है कि जब पवन है जब यमुना के किनारे से होकर गुजरे तो शीतलता जल से स्वयं को शांत करे और कुछ देर पंकजों के साथ खेले और यमुना जल की छोटी छोटी लहरों को उठाकर उनसे भी खेले। तो अतः इससे हम पता चलता है कि राधा प्रकृति प्रेमी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो पवन है वो तीव्रता से जाए और पेड़ पौधे पक्षियों का नुकसान करे, और वो चाहती है कि जो पवन है वो अपनी शीतलता प्रदान करे। वहाँ पर जो भी उद्यान होंगे, जो भी पशु पक्षी होंगे, उनको शीतलता प्रदान करे। 6 पॉइंट वाक चतुरता। कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि राधा का व्यक्तित्व एक वाक चतुरता युवती के रूप में उभर कर आता है। एक तरफ तो वह जो पवन को है अपना दूत बनाकर प्रेम का संदेश भेजने के लिए श्री कृष्ण के पास भेजती है, तो दूसरी तरफ उसे निर्देश भी देती है जिसे सुनकर कोई भी जो दूत है वो काम करने से मना कर दे। लेकिन राधा की है वाक चतुरता ही है जो पवन है वो नाराज नहीं होती, और राधा कई निर्देश भी उससे दे देती है। तो इस प्रकार राधा एक विरहविकता युवती है जो श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। वह परहितकारी और मानवीय है, वह प्रकृति प्रेमी है, बुद्धिमता है, वाक्चातुर्यता है, और वो अपना प्रेम संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए दूत बनाने को तैयार कर लेती हैं। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, वे आपको बिल्कुल भी मिस करने नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, तो आप इसको सिर्फ ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन है राधा द्वारा पवन दूती को संदेशवाहक बनाने का क्या कारण था। अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो राधा है उसने पवन को अपना संदेशवाहक क्यों बनाया श्री कृष्ण के पास अपना प्रेम संदेश भेजने के लिए। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे जो दूत काव्य है, मतलब कि किसी भी जैसे पवन हो गया या किसी और सजीव प्राणियों को दूत बनाने के लिए या अपना संदेश भेजने के लिए दूसरे व्यक्तियों के पास दूत बनाना, ये हमारी जो परंपरा है वो प्राचीन काल से साहित्य के क्षेत्र में चली आ रही है। जो कालिदास की जो महान रचना मेघदूत है उसमें भी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ दूत काव्य है, और
हमें कई जो प्राचीन ग्रंथों हैं उनमें भी दूत काव्य के उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाभारत और रामायण। रामायण में जो हनुमान है वो श्री राम है वो अपने प्रेम का संदेश या अपना संदेशा सीता तक पहुंचाने के लिए हनुमान को दूत बनाकर भेजते हैं। तो फिर भी रामायण और महाभारत काल तक स्वतंत्र रूप से दूत काव्य नहीं मिलता, लेकिन महाकवि कालिदास का मेघदूत ही प्रथम दूत काव्य था, जो अपनी मार्मिकता, सरसता और भाव व्यंजना की क्षमता के कारण श्रेष्ठ दूत काव्य माना जाता था। इसके पश्चात संस्कृत साहित्य में दूत काव्य की धारा निरंतर प्रवाहित होती गई। हिंदी काव्य क्षेत्र में जो संस्कृत साहित्य की दूत काव्य परंपरा की भांति ही जो काव्य परंपरा का विकास हुआ। पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पद्मावली, झांसी का पद्मावत, चित्रवाली एवं सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों ने भी जो दूत काव्य का पालन किया। उन्होंने जो दूत है वो पक्षियों को बनाया एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश भेजने के लिए। जो रीतिकाल के कवि हैं उन्होंने भी दूत काव्य लिखे। उन्होंने जो भंवरे होते हैं उनको, बादल, पवन, कोयलों को आदि को संदेशवाहक बनाया या दूत बनाया। आधुनिक हिंदी काव्य में जो हरिओद जी ने प्रिय परवास में पवन दूती प्रसंग की उद्भावना की है। इसमें कवि कालिदास के मेघदूत से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए जो राधा है वो पवन को अपनी दूती इसीलिए बनाती है क्योंकि जो पवन है वो हर जगह जाने के लिए सक्षम है। पवन की विरहिणी राधिका, जो पवन है वो राधिका के घर में प्रवेश करके जो राधिका है उसके दुख को कम कर देती है, और पवन है राधिका को सहानुभूति भी प्रदान करती है। और पवन ने अपनी सुगंधता और शीतलता से जो राधिका के दुख को कम करने का प्रयास करा था। इससे जो राधिका को लगा कि पवन ही श्री कृष्ण के पास उसके प्रेम के संदेशा पहुंचा सकती है। पवन ने राधिका के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अपनापन व्यक्त कर लिया था, और जो पवन ने राधिका का विश्वास भी जीत लिया था वह उसकी हितैषी थी, न विरोध करने वाली, और न ही पवन का इरादा उसे जो राधा को है वो कष्ट पहुंचाने का था। इसीलिए जो राधा समझती थी कि पवन हर जगह जाने में सक्षम है, इसीलिए वह उसे अपना दूत बनाती है। पवन गतिशील भी है और शक्तिशाली भी है, वह वस्तु को हिला सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में भी समर्थ है। पवन भी की अन्य विशेषता है, वह सभी जीवों में है जो प्राण देती है, सबके हृदय की जो भावना है वो समझ सकती है। इन्हीं सारे गुणों को देखते हुए जो राधा ने पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास अपने प्रेम का जो संदेशा है वो भेजने के लिए कहती है। और प्रिय की कोई राधा है वो कहती है कि वह श्री कृष्ण की कोई भी वस्तु या चरणों की जो धूल है वो थोड़ी सी ला दे, ताकि वो अपने शरीर के सारे अंगों पर लगाकर उसे शांति मिल सके। पवन के इन सारे गुणों के अतिरिक्त लोक कल्याण, जीवन देने, दयालुता आदि गुणों के कारण ही राधिका उसे अपना दूत बनाती है। किसी भी अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में इतने सारे गुण नहीं होते। अतः स्पष्ट होता है कि राधा पवन के द्वारा अपनी विरह व्यथा का जो संदेश भेजती है उसमें न केवल अपने व्यक्तिगत विरह वेदना अपितु लोक कल्याण की भावना भी है। अतः ऐसे महान कार्य को करने के लिए राधिका पवन को ही उपयुक्त पात्र मानती है, इसीलिए वह उसे अपना दूत बनाती है। एक क्वेश्चन ये है कि हरिओद के काव्य का प्राकृतिक वर्णन कीजिए। ये मेरे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन पेपर में आ रहा था तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो कविता में कवि ने प्रकृति का मनोरम दृश्य पेश किया है, तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं आलंबिक रूप से प्राकृतिक वर्णन। जो कवि है उसने प्रकृति का आलंबिक रूप से शाब्दिक वर्णन किया है, और इसकी दो प्रणाली होती है, बिंब ग्रहण प्रणाली और अर्थ ग्रहण। हरिओद ने बिंब ग्रहण जो प्रणाली है उसमें संश्लिष्ट चित्र अंकित किए हैं। सेकंड पॉइंट है संवेदनात्मक रूप से प्राकृतिक वर्णन। जो प्रिय प्रवास है उसमें संवेदनात्मक भी रूपों में भी वर्णन किया गया। जिन स्थलों पर प्रकृति की खुशी के प्रसन्न नजर आते हैं वहीं पर
जो दुख के हैं या हास विलाप के और उल्लास भी दिखाई देती है। जैसे श्री कृष्ण के वियोग में सभी जो ब्रजवासी हैं वो अत्यधिक दुखी होते हैं और याद में रोने लगते हैं, तो कवि उनकी कल्पना करता है कि उस समय रात्रि भी ओस के रूप में रो रही है या अपने आंसू है वो बहा रही है। थर्ड पॉइंट है वातावरण निर्माण के रूप में प्रकृति का वर्णन। कविता में जो कवि ने है वो वातावरण का अच्छी तरह निर्माण किया है। कहीं तो प्रकृति का आनंद और उल्लास का जो वातावरण प्रस्तुत किया है, तो कहीं कवि ने शोक और विषादग्रस्त किया है, क्योंकि जब जो श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं तो जो ब्रजवासी हैं वो विरह व्यथा में डूब जाते हैं। तो इस तरह जो प्रकृति का निर्जन, एकांत और खनन और उल्लासपूर्ण वातावरण का सफलतापूर्वक वर्णन कवि ने किया है। फोर्थ पॉइंट है प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति का वर्णन, मतलब कि प्रतीकों के सहारे है वो प्रकृति का वर्णन किया है। जैसे कि कवि ने मानव के भाव को भी प्रकृति के द्वारा दिखाए हैं। जैसे कि कवि ने चंद्रमा के उज्जवल और मनोरम जो दृश्य है उसको मुख का प्रतीक कहा है। फिफ्थ पॉइंट आ गया अलंकरण रूप से प्राकृतिक वर्णन। कविता में है और प्रकृति का वर्णन अलंकरण रूप से भी किया है। जैसे कवि ने जैसे राधा का जो मुख है उसकी तुलना चंद्रमा से करता है, जो उसकी आंखें हैं वो मर्ग के समान है, जो चरण है वो कमल के समान है। इसी प्रकार श्री कृष्ण को भी जलद तन, श्याम गात, कमल कर बाहु और कंभुकंठ जैसे अलंकारों से वर्णित किया है। मानवीयकरण रूप में प्रकृति वर्णन। हरिऔध जी ने अपनी जो रचना है प्रिय प्रवास, इसमें पवन को दूत बनाकर राधा का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए किया है। तो यह भी एक मानवीयकरण का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मिलता है। और यही नहीं, जो प्रिय प्रवास है उसमें गोवर्धन पर्वत को जो कवि ने है सिर ऊंचा करके स्वाभिमानी सम्राट की भांति चित्रित किया है। लोक शिक्षा और दूती के रूप में प्रकृति का वर्णन। जो पवनदूती कविता में कवि ने लोक शिक्षा देने और दूती के रूप में प्रकृति का वर्णन भी किया है। कहीं कवि है वो मानव को शिक्षा और उपदेश देते हुए भी दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं फासले लेकर आ रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। पवनदूती कविता के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या पवनदूती रचना के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें जो श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है वो बहुत ही प्राचीन है, और इसमें जो श्री कृष्ण को है एक महात्मा, पुरुषोत्तम, लोकसेवी और परोपकारी नेता के रूप में चित्रित किया है। और उस समय देश के उत्थान के लिए महान आदर्शवादी और जो मर्यादाओं से भरा हुआ नेता की आवश्यकता थी। अतः जो श्री कृष्ण है वो उस युग के अनुकूल चित्रित किए गए हैं। जो कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं ताकि जो कंस के द्वारा जो भी जनता के ऊपर अत्याचार किया गया है जनता को उन अत्याचारों से बचाने के लिए जो कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं। तो इस तरह पता चलता है कि जो श्री कृष्ण है वो मनुष्य मात्र की दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। वो दूसरे जो लोग हैं उनको संकट में नहीं डाल सकते। वो लोकोपकारी और जनसेविक कार्य द्वारा वे ब्रज भूमि के नायक कहलाते हैं। वे लोक कल्याण करने हेतु प्रियजनों का त्याग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने जो अपनी वृंदावन है वो छोड़ के फिर वो मथुरा में ही बस जाते हैं। इस तरह जो अपने प्रिय लोग हैं उनका भी त्याग कर देते हैं, और इस तरह लोकहित भावनाकृत कर्तव्य प्रणीतता और मानवीय गुणों के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण उनका चरित्र जन जन के हृदय में जो है, व्यक्ति के मन में है, वो बसा हुआ है। और श्री कृष्ण के समक्ष से संपर्क में जो भी आता है वो खरा सोना बन जाता है और उनके जो भाव है उनसे युक्त हो जाता है। ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन लास्ट है तो आप जरूर देखना। पवनदूती के विषय में संक्षिप्त परिचय दीजिए। पवनदूती कविता के आधार पर जो राधिका के वियोग की भावना बताइए।
जो पवनदूती कविता है इसमें राधा के विरह का चित्रण किया गया है। पवन के माध्यम से जो राधा है श्री कृष्ण तक अपने जो प्रेम का संदेश है वो पहुँचाती है। और पवनदूती कविता के जो कवि हैं उन्होंने जो कल्पना की है वो कालिदास के मेघदूत के आधार पर की है। मेघदूत में यक्ष का संदेश मेघ लेकर जाता है। इसी प्रकार जो राधा भी अपना संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए पवन का सहारा लेती हैं। राधा केवल अपने विरह की आहें नहीं भरती बल्कि दूसरों से भी अत्यधिक प्रेम करती हैं और दूसरों के दुखों की चिंता करती है। इस कविता में हमें एक बात और देखने को मिलती है कि जो राधा है वो केवल अपने दुखों में नहीं डूबी रहती, उसे दूसरों के दुखों का भी उतना ही ध्यान होता है। वो दूसरों के दुखों की भी उतनी चिंता करती है। जिस पैरे में आपको पता चल जाएगा जो आप कि तुम्हें रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके दुखों को मिटाना। अगर तुम्हें कोई शर्म करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे जो शर्म से थक गया तो तुम उसको भी सुगंध से भर देना, उसके दुखों को दुख को मिटा देना। इस तरह हमें पता चलता है कि जो राधिका है वो सिर्फ अपने अपने दुखों में नहीं डूबी हुई है, वह सभी के दुखों को देखती है, चाहे वो कोई प्राणी हो या कोई व्यक्ति हो, कोई पशु पक्षी हो या कोई मानव हो, सभी के दुखों को वो देखती है और समझती है। श्री कृष्ण के सलोने रूप का भी इसमें सजीव चित्रण किया गया है और राधिका के चरित्र के दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया है। एक पक्ष तो राधा का ये है जो जहाँ वो श्री कृष्ण के विरह में तड़पती है और दूसरे पक्ष में वे दूसरे लोगों के दुख में अपनी सहानुभूति रखती है, दूसरों के दुख को समझती है और पवन को कहती है कि वो उन जो दुखों को है लोगों के दुखों को कम करे। इस प्रकार प्रमुख रूप से प्रस्तुत काव्य का ये सही वर्ण विषय है। इस कविता में आपको एक बात यह भी देखने को मिलेगी कि राधा है वो और स्त्रियों की तरह सिर्फ प्रकृति को कोसती नहीं रहती अपने दुखों के लिए, जबकि दूसरे लोगों की भी भावनाओं की कदर करती है और उनके दुखों को कम करना चाहती है। तो आपके क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। तो ये जो आपकी कविता है ये पूरी हो गई है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैंने बुक में से कराया, तो आप स्क्रीनशॉट सीधा ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप पढ़ के और अच्छे से कर लेना।